वेलकम बैक दोस्तों टू दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑफ इंडेस 38 इनटेंजिबल असेट। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमारे दो ही क्वेश्चन बाकी रहते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। और बाकी फिर मैंने देख लिया आपके पास में 3 से लेके जो लास्ट क्वेश्चन तक है आपके पास में कंप्लीट है, हमने करवा दिए हैं। तो दो ही क्वेश्चन है और दोनों ही क्वेश्चन आपके पास में एक स्मॉल कंसेप्ट पे बेस है और कंसेप्ट ऑलरेडी आपको सारे कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, तो ये आप सेल्फ भी कर सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो कंसेप्ट है वो एक बार रिवाइज करवा दूँ तो बढ़िया रहे। ठीक है, वरना ये तो मैं आपको होमवर्क में भी दे सकता था, लेकिन ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसका एक कंसेप्ट जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था वापस से रिवाइज करवा दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ज़रा उस कंसेप्ट में क्या था, मैंने कहा था उससे रिलेटेड चीज़ें फिर से एक बार। मैंने कहा कि सर इंटेंजिबल असेट इंडेक्स 38 कहता है कि आपको एक सिंपल तरीके से एक रूल याद रखना है कि कई बार आप क्या करते हैं कि अक्वायर करते हैं पूरे का पूरा बिजनेस। ठीक है, आपने मेरे साथ मेजरमेंट में ये टॉपिक पढ़ा था कि आप अक्वायर जो है परचेज जो है परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकता है। इनिशियल मेजरमेंट में आप मेरे साथ पढ़े कि हो सकता है कि आपने परचेज किया, हो सकता है एक्सचेंज किया हुआ है। ठीक है, तो वैसे टॉपिक्स थे। एक बार के लिए मैं आपको वो टॉपिक्स भी दिखाना चाहूँगा कि आपको याद आए कि हाँ ऐसा टॉपिक में हमने पढ़ा था। ठीक है जी, तो वो मैं टॉपिक्स आपको यहाँ पे एक बार के लिए दिखा देता हूँ। ये मेजरमेंट का ये जो टॉपिक था हमने पढ़ा था, कहते हैं कि सर मेजरमेंट में दो टॉपिक थे बिल्कुल आपके पास में इंडेक्स 16 की तरह। कहते हैं कि इंडेक्स 16 में भी हमने मेजरमेंट में दो तरीके पढ़े थे, एक इनिशियल मेजरमेंट मतलब शुरुआती, और फिर आपके पास में होता है सबसिक्वेंट मेजरमेंट, मतलब कि एक बार इनिशियल मेजरमेंट हो जाए फिर दूसरी बार जब जब आप मेजरमेंट करेंगे उसे हम सबसिक्वेंट मेजरमेंट कहते थे। बिल्कुल यहाँ पे भी वही सेम था। और मैंने कहा कि इसके अंदर इनिशियल मेजरमेंट के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स भी सेम थे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। बस मुझे यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड जो पढ़ाना था वो यहाँ पे है आपके पास में पॉइंट नंबर 4, बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो मैंने बिजनेस कॉम्बिनेशन जब पढ़ाया तो उसी वक्त आगे पीछे मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको वो चीज़ भी एक्सप्लेन की थी। कौन सा टॉपिक? मैंने कहा कि टॉपिक था कि जब आप बिजनेस को एक्वायर कर लेते हैं बेसिकली। ठीक है, जब आप बिजनेस को एक्वायर कर लेते हैं तो होता क्या है, आप पूरे के पूरे बिजनेस को एक्वायर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका बिजनेस है, बिजनेस ए, और आप अक्वायर कर रहे हैं किसी बिजनेस बी को। ये बिजनेस बी है, आपने पूरे का पूरा अक्वायर कर लिया। फॉर एग्जांपल आपने इसके लिए पे करे हैं 10 करोड़ रुपीज़। ठीक है, अब 10 करोड़ में आपने पूरे का पूरा बिजनेस अक्वायर किया है। ऑब्वियसली आपके पास में ये जो बिजनेस ए है वो अपनी बैलेंस शीट में 10 करोड़ दिखाना चाहेगा, बिल्कुल दिखाना चाहेगा कि हमने पूरी की पूरी असेट परचेज करी है। ठीक है, कि पूरे के पूरे बिजनेस को हमने एक्वायर किया है, ये 10 करोड़ रुपए उसकी अमाउंट है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप अगर देखें तो ये जो ए है बिजनेस वो पूरे के पूरे बिजनेस को अपनी बैलेंस शीट में दिखाना चाहेगा, जिसके लिए 10 करोड़ रुपीज़ पे किए गए, मतलब 10 करोड़ की असेट हमारे बिजनेस में आई है। ठीक है, नॉर्मल तो यही रहता है। लेकिन इंडेक्स 38 का कहना है कि सबसे पहले ऐसे ही आप नहीं दिखाएंगे कि 10 करोड़ रुपए बिजनेस बी और काम खत्म। बैलेंस शीट में ऐसा नहीं दिखा सकते कि बिजनेस बी परचेज किया है, सामने 10 करोड़, काम खत्म, नहीं। इवन इंडेक्स 16 का है, इंडेक्स 38 का है, दोनों ही ये चीज़ कहते हैं कि आपको प्रॉपरली इसका बाइफरकेट करके उसका सेपरेट अमाउंट शो करना होगा। इंडेक्स 16 कहता है अगर इसमें टेंजिबल असेट है तो टेंजिबल असेट करके जो भी है आपके पास में वो दिखाइए, अलग से उसकी अमाउंट दिखाइए। ठीक है, और इंडेक्स 38 कहता है इनटेंजिबल असेट जितनी भी है सेपरेट करके उसकी अमाउंट दिखाइए। तो फिलहाल इनटेंजिबल असेट की बात कर रहे हैं, तो मैं मान के चलता हूँ सिर्फ एग्जांपल में कि बी में जो भी हमने परचेज किया है सारी की सारी इनटेंजिबल असेट है। ठीक है, या फिर चलो टेंजिबल असेट भी होती है तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक नाम दे देता हूँ, नेट असेट। इस पे क्वेश्चन हमने किया है, मैंने ये भी आपको कहा था, ऐसा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाया आपको। और वहाँ पे ये भी कहा था कि अगर क्वेश्चन में नेट असेट वर्ड लिखा हुआ है तो आप सॉल्यूशन में भी नेट एसेट लिखेंगे, याद आ रहा होगा आपको अगर अच्छे से रिवीजन किया है तो। ठीक है, ये वर्ड मैंने आपको प्रॉपरली यही वर्ड आपको कहा था कि अगर नेट एसेट वर्ड लिखा है नेट एसेट ही लिख देना, फिर टेंजिबल इंटेंजिबल उसमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। राइट, वो अलोएबल ही आपके पास में एज अ असेट आप दिखा देंगे। इसके बाद ये जो आपके पास में फॉर एग्जांपल मैं अभी क्वेश्चन पूरे का पूरा यहाँ पे लिखवा देता हूँ, उसके बाद टॉपिक की डिस्कशन करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये 10 करोड़ जो आपने पे किए उसमें नेट असेट था 5 करोड़ रुपीज़ का, ऐसा क्वेश्चन ने दिया फॉर एग्जांपल।
इसके बाद कहते हैं कि भाई इसमें जो है हमने फॉर एग्जांपल पेटेंट है, ठीक है, पेटेंट है, पेटेंट राइट इनके पास, वो 2 करोड़ रुपीस का था। इसके बाद कहते हैं कि सर जी इसमें और भी चीज़ें थी, कॉपीराइट भी मैं ले लेता हूँ, चलिए मैंने कहा कॉपीराइट है आपके पास में, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपीस, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपीस, ये आपके पास में कॉपीराइट हो गया। इसके बाद मैंने कहा कि सर रिसर्च कर रहे थे किसी चीज़ पे, तो रिसर्च एक्सपेंस भी दिख रहा है, मतलब रिसर्च इन प्रोसेस आप कह सकते हैं, इन प्रोसेस, क्योंकि अभी वो रिसर्च कर ही रहे थे और उतने ही में आपने जो है बिजनेस बी को एक्वायर कर लिया। तो अभी तक का ये जो रिसर्च पे खर्चा हुआ था फॉर एग्जांपल 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ आपके पास में। और मैं आपके पास में कहता हूँ कि आपके पास में बिजनेस बी जो है क्या कर रहा था, अपने स्टाफ को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहा था, स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। और वो आपके पास में कितना है सर, 1 करोड़। क्या आपके पास में 10 करोड़ अमाउंट हो गया, 5 6 7 8 9 10, 10 करोड़ हो गया है। फॉर एग्जांपल मैं 10 करोड़ नहीं, यहाँ पे इसे मिटा के सिर्फ 50 लाख कर देता हूँ, या फिर फॉर एग्जांपल 20 लाख कर दिया बस, ठीक है, 20 लाख रुपीज़, राइट। तो 10 करोड़ पे किया हमने, और उसके बदले हमें मिला कितने का अमाउंट है, हमें जो असेट मिली 10 करोड़ के बदले वो कितने की मिली है, तो 5 6 7 8 9, और ये आपके पास में 9,20,000, तो 9 आपके पास में सॉरी 9 करोड़ है, 9 करोड़ 20 लाख रुपीज़, तो ये आपके पास में हो गया। इतने का आपको क्या है सर, इतने का आपको असेट मिला है। कितना पेमेंट करने के बाद, 10 करोड़ का पेमेंट करने के बाद 9 करोड़ 20 लाख रुपए का आपको क्या मिला है सर, असेट मिला है। पूरे का पूरा बिजनेस भी अक्वायर हुआ है। ज़्यादा पेमेंट किया है सर, बिल्कुल ज़्यादा पेमेंट किया है। और मैंने कहा था कि ज़्यादा पेमेंट होता है तो हम जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं उसे हम कहते हैं परचेज गुडविल। ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था, बस ये आपके पास में रिवाइज हो रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि सर आपके पास में जो भी खर्चे आपने किए हैं बिजनेसेस को अक्वायर करने के लिए, ठीक है, आपको उसे बाइफरकेटेड वे में ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करना पड़ेगा। नेट असेट हो गया आपके पास में पेटेंट हो गया, आपके पास में कॉपीराइट हो गया, रिसर्च का एक्सपेंस हो गया, स्टाफ ट्रेनिंग हो गया, जितने भी अलोएबल एक्सपेंस है उसे आप असेट में सेपरेटली दिखाएंगे। अच्छा ध्यान रहे, इसमें ऐसे भी कोई एक्सपेंस हो सकते हैं जो इंडेक्स 38 अलो नहीं कर रहा है। मैं अभी पर्टिकुलर 38 की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम इंटेंजिबल एसेट का पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंडेक्स 16 के भी आपके पास में हो सकते हैं, वो हमने वहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स 38 की ही मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए देखिए मैंने एग्जाम्पल भी सारे के सारे इंटेंजिबल एसेट वाले लिए। पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, रिसर्च हो गया, स्टाफ ट्रेनिंग हो गया, इंटेंजिबल एसेट सारी की सारी। इसलिए मैं इंटेंजिबल एसेट पे ही अभी फोकस कर रहा हूँ कि जो हमारा टॉपिक है वही हम पढ़ रहे हैं। तो कहते हैं कि सर नेट असेट क्या हम बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, आंसर इज यस। इंडेक्स 38 को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंडेक्स 38 में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पेटेंट क्या इंडेक्स 38 के हिसाब से अलोएबल आपके पास में असेट है, इंटेंजिबल असेट है, आंसर इज यस, ये भी अलोएबल है, तो यस आपके पास में अलोएबल है। कॉपीराइट ऑब्वियसली यस, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे आपके पास में एक्सपेंस जो है वो अलोएबल है, ऐसे इंटेंजिबल असेट ही हम ट्रीट करते हैं। इसके बाद रिसर्च एक्सपेंस, तो देखिए सिंपल है, रिसर्च एक्सपेंस अगर आप कर रहे हैं तो अलोएबल नहीं है, वो पीएनएल में जा रहा है। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था जब ये मैं रिसर्च के बारे में आपको बता रहा था कि रिसर्च एक्सपेंस अगर किसी और बिजनेस ने किया है और बिजनेस को आप एक्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो एक्सपेंस है वो अक्वायर्ड एक्सपेंस है। अगर अक्वायर्ड एक्सपेंस है, अक्वायर्ड गुडविल है, अक्वायर्ड ब्रांड वैल्यू है, तो वो आपके पास में बैलेंस शीट में दिखेगा, उसे इंटेंजिबल एसेट ट्रीट करेंगे। ये मैंने आपको लिखवा भी रखा था, और इवन मैंने आपको ये बताया था, 4 से 5 बार बता चुका हूँ, ये आपके पास में 6 7 बार हो गया, ठीक है। तो क्या ये अक्वायर्ड एक्सपेंस है, यस सर। बिजनेस बी ने ये खर्चा किया था, हम तो ए है, और हमने ये पूरे का पूरा खर्चा जो है क्या कर लिया सर, अक्वायर कर लिया है। अब आगे की प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो आगे के खर्चे जो होंगे वो बाइफरकेट होंगे कि उसमें रिसर्च है तो अलोएबल नहीं होगा, वो पीएनएल में जाएगा, डेवलपमेंट का है तो वो आपके पास में इंटेंजिबल एसेट में जाएगा, वो ठीक है। लेकिन फिलहाल ये जो रिसर्च का अक्वायर्ड एक्सपेंस है वो बैलेंस शीट में दिखेगा एज ए इंटेंजिबल एसेट अलग से।
इसके बाद स्टाफ ट्रेनिंग का 20 लाख रुपए पे किया है। क्या स्टाफ ट्रेनिंग इंटेंजिबल असेट है? आंसर इज नो सर। इंडेक्स 38 क्लियरली आपको बता रहा है कि स्टाफ ट्रेनिंग कभी भी इंटेंजिबल असेट नहीं हो सकता। तो इसे आप सेपरेटली बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते कि इंटेंजिबल असेट में कि स्टाफ ट्रेनिंग का 20 लाख रुपए पे किया, ये हम नहीं दिखा सकते। तो सर एक ही बैलेंस शीट में ये सारी चीज़ें कैसे दिखेगी? तो आप देखिए ज़रा, ये बैलेंस शीट मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ कि एक ही जो बैलेंस शीट है बिजनेस है, ठीक है, उसमें किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें होगी। कहता है कि बैलेंस शीट में नेट असेट दिखेगा। सबसे पहले नेट असेट शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ क्योंकि सिर्फ समझाना है मुझे। कहता है 5 करोड़ रुपीज़, ठीक है, 5 करोड़ रुपीज़ आपके पास में दिखेगा। इसके बाद पेटेंट दिखेगा, ठीक है, पेटेंट कितने का दिखेगा सर? 2 करोड़ रुपीज़। कॉपीराइट दिखेगा, ठीक है, कॉपीराइट कितने का दिखेगा सर? 1 करोड़, क्योंकि अलाउएबल एक्सपेंस है, अलग से हमें दिखाना है। ध्यान रहे इंडिया 38 ने क्लियर कहा है कि हर एक असेट को आप सेपरेटली उसकी वैल्यू के हिसाब से दिखाएंगे। अगर नहीं कर पा रहे हो सेपरेट तो वो डायरेक्टली गुडविल के अंदर मिक्स हो जाएगा। ध्यान रहे। इसके साथ मैं आपको एग्जांपल और एक भी दूंगा, ठीक है, इसके बाद जहाँ पे मैं कहूँगा कि असेट तो है लेकिन उसका बाइफर्केशन हम नहीं कर पा रहे, तो वो गुडविल के अंदर ही जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप ये इतना ही क्वेश्चन समझिए। कहते हैं पेटेंट 2 करोड़ है, दिखा दिया। कॉपीराइट 1 करोड़ है, दिखा दिया। रिसर्च, ये ध्यान रहे अक्वायर्ड है इसलिए यहाँ पे दिखा रहे हैं, वरना तो रिसर्च ऑलवेज आपके पास में पीएनएल में आपके पास में शो होता है रिसर्च एक्सपेंस, लेकिन ये अक्वायर्ड है तो ये आपकी असेट है बेसिकली 1 करोड़। स्टाफ ट्रेनिंग आएगा क्या सर? अलाउएबल ही नहीं है। तो कहते हैं कि 10 करोड़ रुपीज़ का पेमेंट हुआ है, ठीक है, 10 करोड़ रुपीज़ का पेमेंट हुआ है, जिसके सामने असेट हमें कितने की मिली है? 9 करोड़ 20 लाख। तो हम क्या कहते हैं कि सर 10 करोड़ में से 9 करोड़ 20 लाख की असेट मिली है, तो रिमेनिंग जो 80 लाख रुपीज़ है वो आपके पास में क्या होता है सर? अक्वायर्ड गुडविल होता है। ये नॉर्मल स्टूडेंट सोचते हैं, ठीक है, यहाँ पे गलती होती है, इसलिए मैं वापस से इस चीज़ को रिवाइज करवा रहा हूँ कि ऐसा है नहीं। कहते हैं अक्वायर्ड गुडविल आप दिखा दें, ठीक है, अक्वायर्ड गुडविल कितने का सर? नॉर्मल स्टूडेंट 80 लाख का दिखा देंगे कि भाई 10 करोड़ पे की है, सामने असेट कितने का मिला है? 9.20। तो 10 के सामने 9.20 मतलब 0.80 करोड़ जो आपके पास में है वो क्या है सर? गुडविल है। नॉर्मल स्टूडेंट यही लिखते हैं, लेकिन दिक्कत हो गई क्या? कहते हैं कि इंडेक्स 38 का कहना है कि कैलकुलेशन इस तरीके से नहीं होता है। ये जो आपने कैलकुलेशन किया कि टोटल असेट निकाल ली कितने की हुई है, और फिर टोटल कंसिडरेशन जो आपने पे किया 10 करोड़ उसमें से माइनस कर दिया और ये गुडविल है, ऐसा नहीं होता है। तो फिर कैसे करना होता है? इंडेक्स 38 बड़ा ही क्लियर है। आपको सिंपली क्या करना होता है? कंसिडरेशन लेना है 10 करोड़ जो आपने पे किया है, ठीक है, ये जो आपके पास में 10 करोड़ का कंसिडरेशन है ये आपको लेना है। इसके बाद धीरे धीरे इसमें से माइनस करते चलना है जो अलाउएबल असेट है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए ऐसा भी होगा कि जो अलाउएबल नहीं है, तो अलाउएबल नहीं है तो वो आप यहाँ पे ऐसे माइनस नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली आपके पास में कहाँ पे जाएगा सर? गुडविल में। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, देखिए 10 करोड़ का पेमेंट हुआ है, ठीक है, तो 10 करोड़ आप कैलकुलेटर में लिख सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे एक एक करके असेट को माइनस करना होगा, जो अलाउएबल है वो माइनस होगा, नहीं है वो नहीं होगा माइनस। जैसे कि नेट असेट अलाउएबल है, आंसर इज यस सर। तो 10 करोड़ में से 5 करोड़ सबसे पहले माइनस करिए, कितना बचा? 5 करोड़। अब 5 में से 2 करोड़ पेटेंट का अलाउएबल है तो माइनस करेंगे, उसके बाद 1, उसके बाद वापस से 1 करोड़ माइनस करेंगे, तो अब कितने बचे सर? 9 करोड़, ठीक है, 9 करोड़ हो चुके हैं आपके पास में। तो अभी बचा 1 करोड़ रुपीज़। अब 1 करोड़ रुपीज़ में आपके पास में ये 20 लाख क्या माइनस होगा? आंसर इज नो सर, ये अलाउएबल नहीं है तो माइनस नहीं होगा। अलाउएबल नहीं है तो माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो 10 करोड़ में से जो अलाउएबल आपके पास में असेट है वो 9 करोड़ है, वो आपने माइनस कर दिया, टोटल 9 करोड़ ये है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है आपके पास में, 5 से लेके 1 तक। तो ये माइनस किया, तो ये जो 1 करोड़ आपके पास में है इसे हम गुडविल कहते हैं। गुडविल निकालने का सही तरीका ये है, अक्वायर्ड गुडविल निकालने का सही तरीका ये है। आपने ये टोटल करके बस ये कह दिया कि सर 9.20 का आपके पास में असेट आया है, तो ये माइनस करके जो 80 लाख लिख दिया, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि इसमें स्टाफ ट्रेनिंग ऐसी चीज़ थी जो अलाउएबल नहीं है, आप सेपरेटली शो नहीं कर पाते, ठीक है, वो अलाउएबल एक्सपेंस ही नहीं है, आप शो ही नहीं कर सकते, और आपका ये एक्सपेंस नहीं है तो आप इसे पीएनएल में भी नहीं डाल पाएंगे। आपका एक्सपेंस होता तो आप पीएनएल में उसे डालते, लेकिन आपका एक्सपेंस नहीं है तो बिजनेस बी का है, आपने तो सिंपली उसे एक्वायर किया,
तो ये पीएनएल में भी नहीं जा सकता, इंटेंजिबल एसेट भी नहीं सेव कर सकते, तो कहाँ पे जाएगा? कहते हैं कि सिंपली आप गुडविल में जाएंगे। ठीक है, तो सही तरीका क्या है सर गुडविल निकालने का, अक्वायर गुडविल निकालने का? एक के बाद एक आपको अलाउएबल जो भी अमाउंट है वो माइनस करते चलना है कंसिडरेशन में से। तो 10 करोड़ में से एक के बाद एक माइनस करना है, ताकि जो भी अलाउएबल नहीं है आप उसे इग्नोर करेंगे, तो जो लास्ट में आंसर आएगा वो आपके पास में अक्वायर गुडविल है। तो आपने कहा कि सर आपके पास में 80 लाख रुपीज़ गुडविल है, आंसर इज नो, ये आपके पास में 1 करोड़ है। आपके पास में कितना है सर? 1 करोड़। समझ आ रहे? अच्छा, अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं ये कह दूं कि एक और कोई इंटेंजिबल असेट है, मैं कह दूं तो इसी क्वेश्चन में ज़रा समझिएगा, इसी क्वेश्चन में मैं ये कह दूं कि एक और कोई इंटेंजिबल असेट है, बट इसकी वैल्यू जो है हम नहीं निकाल पा रहे, वैल्यू नॉट डिफाइंड। इसकी कोई वैल्यू निकल सके ऐसा कुछ है ही नहीं, तो वो भी गुडविल में जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपके पास में कहाँ पे जाएगा सर? ये भी आपके पास में क्रॉस हो जाएगा, मतलब कैंसिल, कि इसे सेपरेटली शो नहीं कर पाएंगे, और ये भी गुडविल में जाएगा। और गुडविल आपके पास में कितनी होगी सर? 1 करोड़ रुपीज़ की गुडविल आपके पास में मानी जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होता है। ठीक है, तो आपके पास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 इसी पे बेस है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 इसी पे ही बेस है। आइए एक बार के लिए देखते हैं, सिंपल से ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका था, मैंने एक बार आपके पास में रिवाइज करवा दिया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। मैंने कहा आपके पास में एक्स लिमिटेड करके कोई बिजनेस है, एंगेज इन पब्लिशिंग जर्नल। ठीक है, तो ये पब्लिशिंग कंपनी है, तो ये आपके पास में कहा गया एक्स लिमिटेड। इन्होंने क्या किया? 100% स्टेक एक्वायर कर लिया है, मतलब पूरे का पूरा बिजनेस परचेज कर लिया। किस चीज़ का? कहता है वाई लिमिटेड एक कंपनी है जो कि सेम इंडस्ट्री में है, कहा गया है सेम इंडस्ट्री है। ठीक है, तो उन्हें पूरे का पूरे यहाँ पे एक्वायर कर लिया है। बहुत बढ़िया, तो उनकी जितनी भी असेट है एक्स लिमिटेड को मिल चुकी होगी सर, बिल्कुल। तो आगे क्या कहा है? कहता है एक्स लिमिटेड ने इसके लिए पेमेंट किया है 10 करोड़। बहुत बढ़िया, हमारे बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह ही चल रहा है। कहता है 10 करोड़ रुपए का यहाँ पे क्या किया गया है सर? पूरे का पूरा पेमेंट किया गया है, एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को पे किया है। कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट, नेट असेट वर्ड यूज करा है, तो मैंने आगे भी आपको बताया, अभी मैंने आपको बताया थोड़ा लास्ट में भी। ठीक है, तो 2-3 बार तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्वेश्चन में अगर नेट असेट वर्ड लिखा है तो वो अलोएबल असेट ही आपके पास में, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि वो नेट असेट है, तो वो असेट आप दिखा सकते हैं बिल्कुल बैलेंस शीट में। नेट असेट वर्ड यूज करके आप जो है सॉल्यूशन में इसे करके आएंगे। कहता है नेट असेट जो है वो 8 करोड़ 50 लाख है। ठीक है, तो 10 करोड़ में से नेट एसेट ही हो गया आपके पास में 8 करोड़ 50 लाख। आगे क्या कहता है? कहते हैं परचेस कंसिडरेशन इंक्लूड। ओके, तो कहते हैं परचेस कंसिडरेशन ऑलरेडी इंक्लूड करता है कुछ फॉलोइंग आपके पास में पेमेंट, मतलब ये 10 करोड़ जो आपके पास में है ना, इसमें आपके पास में नेट एसेट कितने का? 8 करोड़ 50 लाख। तो जो रिमेनिंग बचा खर्चा, रिमेनिंग जो अमाउंट है उसमें कुछ अमाउंट यहाँ पे नीचे दे रखे हैं कि उसके खर्चे हैं। ठीक है, किस चीज़ का पेमेंट किया? कहता है कि 30 लाख रुपीज़ का जो है ना, जो कि अमाउंट है वो 10 करोड़ में इंक्लूडेड है, वो किस चीज़ का है? कहता है स्किल्ड स्टाफ। क्या स्किल्ड स्टाफ आपके पास में अलाउएबल है एज ए इंटेंजिबल एसेट? आंसर इज नो। इंड AS 38 ने क्लियरली कहा है स्किल्ड स्टाफ आपके पास में अलाउएबल नहीं है, लेकिन इसका एक्सेप्शन था। कहते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि 5 साल 10 साल, तो ठीक है, तो फिर आपके पास में वो 5 साल के लिए वो इंटेंजिबल एसेट दिख सकता है। बट अगर कुछ भी नहीं बताया क्वेश्चन में कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ऐसा कुछ यहाँ पे, तो फिर क्या हो जाएगा सर? वो चीज़ आपके पास में अलाउएबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीज़ आपके पास में अलाउएबल है ही नहीं, और ना ही ये PNL में जाएगी, क्योंकि ये आपका खर्चा नहीं है तो PNL में तो जा नहीं सकता। तो कहाँ पे जाएगा? सिंपली ये जो है वो गुडविल के अंदर ऐड हो जाएगा, एक्वायर गुडविल। ठीक है, तो ये समझ आना चाहिए था आपको। इसके बाद कहते हैं 50 लाख रुपीज़ किस चीज़ का है? कहता है बाय वे ऑफ पेमेंट टवर्ड नॉन कम्पीट फी। अच्छा, नॉन कम्पीट फी तो आपके पास में इंटेंजिबल एसेट ही है। मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर है इंड AS 38 के स्टार्टिंग के लेक्चर में एग्जांपल भी दिया था कि नॉन कम्पीट फी हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ऑलवेज आपके पास में क्या है सर? इंटेंजिबल एसेट है, तो इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपके पास में। तो कहता है हाउएवर अबो आइटम A एंड B आर नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ नेट एसेट अक्वायर्ड 8 करोड़ 50 लाख। तो ये क्लियरली बता रहा है कि ये जो खर्चे हैं ना 30 लाख और 50 लाख, वो 8 करोड़ 50 लाख से अलग ही है।
मतलब एक डायग्राम से अगर हम समझे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है तो बिल्कुल इस तरीके का है कि टोटल कंसिडरेशन 10 करोड़ का है, तो ये मैंने लिख दिया 10 करोड़। टोटल कंसिडरेशन 10 करोड़ रुपीज़ का है, तो ये मैंने लिख दिया क्या सर, 10 करोड़। 10 करोड़ हमने पे किए हैं किसको सर, वाई लिमिटेड को पे किया है, पूरे के पूरे हमने बिजनेस को अक्वायर कर लिया है इसके बदले। ठीक है, अब कहते हैं कि 10 करोड़ में उन्होंने बाइफर्केशन किस तरीके से दिया। सबसे पहले वो कहते हैं कि सर 10 करोड़ में से 8 करोड़ 50 लाख, 8 करोड़ 50 लाख किस चीज़ का है, 8 करोड़ जो 50 लाख रुपीज़ है वो नेट असेट का है, नेट असेट की अमाउंट है। ठीक है, वो नेट असेट की अमाउंट है। ओके, इसके बाद वो क्लियरली आपको बता रहा है, कहते हैं कि सर 10 करोड़ में एक दो खर्चे और भी है जो इंक्लूडेड है। ठीक है, तो वो आपको देखने हैं। कहते हैं कि 30 लाख रुपीज़ का अमाउंट है, 30 लाख रुपीज़ का अमाउंट है जो स्किल स्टाफ के लिए हमने पेमेंट किया है। ठीक है, स्किल स्टाफ में ये 10 करोड़ में इंक्लूडेड ही है, अलग से कोई पेमेंट नहीं हुआ है। ये 10 करोड़ जो हमने पेमेंट किया उसके अंदर ये क्लियरली बताया। देखिए यहाँ पे वर्ड है इंक्लूड है, यहाँ पे क्या है वर्ड सर, इंक्लूडेड है। ठीक है, तो वर्ड यहाँ पे प्रॉपरली यूज़ किया गया है कि सर इंक्लूडेड वर्ड है, इसका मतलब 10 करोड़ में ही है। और कहता है कि एक और 50 लाख का खर्चा है, 50 लाख रुपीज़। कहता है 50 लाख किस चीज़ का, कहते हैं कि वो नॉन कम्पीट फी है, नॉन कम्पीट फीस। ठीक है, नॉन कम्पीट फीस। तो ये आपके पास में क्या हो गया सर, पूरे का पूरा आंसर हो गया। अच्छा, यहाँ पे नीचे क्लियरली आपको ये भी बताया कि 8 लाख आपके पास में 8 करोड़ 50 लाख रुपीज़ जो है ये वाला अमाउंट जो कि नेट एसेट का है, क्वेश्चन ने कहा इसके हिसाब से ये 30 लाख रुपीज़ और 50 लाख रुपीज़ इससे अलग ही है, मतलब 10 करोड़ के अंदर है, बट 8 करोड़ 50 लाख तो वो अलग ही एसेट है। मतलब ये रिमेनिंग हो गया, जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया वो सही है बिल्कुल। कहते हैं 8 करोड़ 50 लाख रुपीज़ तो आपको अलग से नेट एसेट दिखा देना है, जो 30 लाख है वो स्किल स्टाफ के है कहता है, और 50 लाख रुपीज़ जो है वो नॉन कम्पीट फी का है, वो आपको बताया गया। और कहता है कि सर आपको इसे कैसे ट्रीट करना है, ये ट्रांजेक्शन को ये आपको बताना है। तो सिंपल है, ये जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया इससे बड़ा क्वेश्चन आपको करवा दिया, ये तो सिंपल सा है। कैसे करेंगे मुझे बताइए। कहते हैं कि सर अक्वायर गुडविल कितने की होगी, बस यही तो आपके पास में निकालना होता है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। तो एक तरीके के हम यहाँ पे इसने बैलेंस शीट नहीं पूछी, बस इसका कैलकुलेशन बताना होता है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में कर देता हूँ और फिर आईसीआई की मॉड्यूल के सॉल्यूशन से मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके का एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट। ठीक है, और पर्टिकुलर में आप असेट का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि सर असेट जो है सबसे पहले नेट असेट दिखा देंगे हम, नेट असेट कितना है सर, 8 करोड़ 50 लाख। ठीक है, तो 8 करोड़ यहाँ पे आपके पास में 50 लाख दिखाना था, एक मिनट। तो 8 करोड़ 50 लाख आपके पास में क्या है सर, अमाउंट है, राइट। तो कहते हैं 8 करोड़ 50 लाख रुपीज़। ओके जी, 8 करोड़ 50 लाख आपके पास में ये अमाउंट हो गया। इसके बाद कहता है कि स्किल्ड स्टाफ क्या अलाउएबल है, आंसर इज नो सर, ये अलाउएबल ही नहीं है। ये आपके पास में क्या है सर, ये आपके पास में अलाउएबल ही नहीं है, तो ये हम नहीं लेंगे, ये क्रॉस मार्क कर दिया मैंने, ये अलाउएबल ही नहीं है। ठीक है, तो वो नहीं आएगा। इसके बाद कौन सा अलाउएबल है, कहता है नॉन कम्पीट फी, ये तो आपके पास में है। ठीक है, तो ये नॉन कम्पीट फी हमने लिख दिया, नॉन कम्पीट फीस कितना का है सर, 50 लाख रुपीज़, तो ये हमने लिख दिया 50 लाख रुपीज़ का अमाउंट। कहते हैं कि सर इसके अलावा कोई असेट है जिसे हम बाइफरकेट कर पाए, आंसर इज नो सर, क्वेश्चन ने और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो रिमेनिंग जितना भी है सारा का सारा गुडविल माना जाएगा, अक्वायर्ड गुडविल, परचेज गुडविल जिसे हम कह सकते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन दिखा देना है कि कैलकुलेशन कैसे होता है, अभी अभी मैंने सिखाया कि पूरा कंसिडरेशन ले लेना है, जिसमें से अलाउएबल जितनी भी असेट का अमाउंट है वो माइनस कर देना। जैसे कि 8.5 करोड़
नेट एसेट का, वो माइनस करेंगे और फिर माइनस कर देंगे 50 लाख रुपीज़ किस चीज़ का सर, कंप्लीट फी का, ठीक है, नॉन कंप्लीट फी का। 30 लाख माइनस नहीं होगा क्योंकि वो अलाउेबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन के हिसाब से आंसर निकालेंगे आप तो कितना आएगा, 10 माइनस आपके पास में 8.5 माइनस आपके पास में 0.5, तो ये आपके पास में 1 करोड़ आ जाएगा। तो गुडविल कितने का होगा सर, 1 करोड़। गुडविल कितने का होगा, 1 करोड़। और अब इसका टोटल करेंगे तो 10 करोड़ मतलब कंसिडरेशन आना चाहिए। तो कंसिडरेशन का क्या टोटल मैच हो रहा है, आंसर इज यस, मैच हो रहा है। तो 10 करोड़ आना तो वो तो कंपलसरी था ही, लीजिए 10 करोड़ आपके पास में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास में सोल्व हो गया, ये क्वेश्चन आपके पास में सोल्व हो गया। अब देखिए ज़रा सॉल्यूशन में किस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। आईसीएम मॉड्यूल के नीचे आपको सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार के लिए। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं दिया, लेकिन हम एग्जाम में जो मैंने कहा इस तरीके से फॉर्मेट आप प्रिपेयर करके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। बस ज़रूरी कुछ चीज़ें नोट के अंदर आपको ज़रूर दिखानी होगी, जैसे कि आपने जो है स्किल स्टाफ को नहीं लिया है तो इसका रीज़न नीचे लिखे आना है कि ये इंटेंजिबल 38 के हिसाब से आपके पास में अलाउेबल नहीं है, ठीक है। और क्राइटेरिया आपके पास में लिख के आइए कि 4 कंडीशन है, डेफिनेशन बेसिकली, और वो उसे मीट नहीं कर रहा है, इसलिए वो आपके पास में एज ए इंटेंजिबल असेट शो नहीं होगा। वैसे लिख के आना होगा जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है, कहता है कि अमाउंट जो पे किया है स्किल स्टाफ के लिए 30 लाख रुपीज़, वो आपके पास में डेफिनेशन की जो क्राइटेरिया है, कंडीशन है, उसे मीट नहीं कर पाता है। इसकी वजह से वो आपके पास में क्या होगा सर, वो आपके पास में इंटेंजिबल असेट ट्रीट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में कंसीडर नहीं होगा। अच्छा, 50 लाख रुपीज़ जो है वो सेपरेटली शो हो जाएगा नॉन कम्प्लीट फी का, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर सब मिला के देखें तो आपके पास में 1 करोड़ किस चीज़ का आएगा सर, गुडविल का, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन इन लोगों ने शॉर्ट में यहाँ पे दे रखी है, लेकिन इसकी मैंने प्रॉपर कैलकुलेशन दिखा दी है। 10 करोड़ में से नेट एसेट माइनस करिए, फिर आपके पास में जो अलाउेबल दूसरी एसेट है वो माइनस करिए, 50 लाख रुपीज़ आपके पास में, ठीक है। तो ये चीज़ थी, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। कंसेप्ट भी मैंने आपको इससे रिलेटेड जो भी था आपके पास में रिवाइज करवा दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक्स लिमिटेड करके कोई कंपनी है, वो परचेज कर रही है। क्या चीज़ परचेज करती है, कहता है फ्रेंचाइज फॉर रेस्टोरेंट चेन, कॉस्ट आपको बताई गई 1 करोड़ रुपीज़ है, ठीक है। तो अलाउेबल है आपके पास में एज ए इंटेंजिबल एसेट, बिल्कुल सर, फ्रेंचाइजी हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, सब अलाउेबल है, आप शो कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और कहता है कि इसकी लाइफ जो रहेगी वो 10 साल रहेगी, ठीक है। इन एडिशन फ्रेंचाइजी जो एग्रीमेंट है वो मेंशन करता है कि फ्रेंचाइजी वुड आल्सो पे अ रॉयल्टी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। वैसे देखिए रॉयल्टी क्या है सर, अलाउेबल है आपके पास में एज ए इंटेंजिबल एसेट, आंसर इज यस सर, अलाउेबल है। इंटेंजिबल एसेट कहता है कि सर ये रॉयल्टी हो गया, कॉपीराइट हो गया, सब अलाउेबल है एज ए इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। बट यहाँ पे लिखा क्या है वो इंपॉर्टेंट है, कहता है परसेंटेज ऑफ सेल, जितना सेल करोगे ना उसमें कोई फिक्स परसेंटेज कर दिया इन लोगों ने। फॉर एग्जांपल 2% 1% जो है वो सेल का एज अ रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। तो अब ये रॉयल्टी हो गया डिपेंडेंट ऑन सेल। तो कहते हैं कि सर रॉयल्टी का कोई अमाउंट है तो वो इंटेंजिबल एसेट है, बट अगर इसे सेल पे डिपेंड किया गया, मतलब ये तो आपके पास में आपके प्रॉफिट और लॉस से इंपॉर्टेंट हो गया, ये आपके प्रॉफिट और लॉस पे डिपेंडेंट हो गया ये रॉयल्टी, कि जितनी सेल करोगे उतनी रॉयल्टी है, सेल कम है तो रॉयल्टी कम है। तो ये बेसिकली आपके पास में क्या है सर, प्रॉफिट एंड लॉस, पीएनएल का पार्ट हो गया। तो इंडेक्स 38 कहता है कि ये तो आपके पास में आपके पास में क्या है सर, इंटेंजिबल एसेट ट्रीट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि इंडेक्स 38 का यहाँ पे रूल का, यहाँ पे जो है आंसर निकल के आया, कहते हैं इंडेक्स 38 कहता है, इंडेक्स 38 कहता है कि देखिए वैसे तो आपके पास में रॉयल्टी इंटेंजिबल एसेट में जाना चाहिए था, बट इसने कहा कि वो डिपेंडेंट है पीएनएल की कोई आइटम पे, सेल, तो वो आपके पास में ट्रेडिंग पीएनएल, ठीक है, तो उस पर डिपेंडेंट है, मतलब कि आपके पास में कोई फिक्स अमाउंट है नहीं, तो वो नॉट ट्रीट एज इंटेंजिबल एसेट। ये क्लियरली बताया किसने सर, इंटेंजिबल एसेट इंडेक्स 38 नॉट ट्रीट
एज नॉट ट्रीटेड एज इंटेंजिबल असेट। IA लिख देता हूँ शॉर्ट में। तो ये क्लियर होना चाहिए। तो कहता है कि सर 1 करोड़ जो आपने कॉस्ट पे किया है वो ठीक है, आपके पास में बैलेंस शीट में दिख जाएगा ऐसा इंटेंजिबल असेट फ्रेंचाइजी। 10 साल की लाइफ है तो आप 10 साल के हिसाब से उसे क्या करेंगे सर, उसे आपके पास में बाइफरकेट भी कर सकते हैं कि आने वाली इनकम कितनी है उसके हिसाब से। ठीक है, उस पर तो हमने क्वेश्चन भी आपके पास में किए थे, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको सिंपली इसका ट्रीटमेंट ही पूछा है। कहता है कि फ्रेंचाइजी राइट है उसका ट्रीटमेंट आपको एडवाइस करना है। ठीक है, तो आइए एक बार के लिए मैं यहाँ पे ये भी दिखा देता हूँ सॉल्यूशन से कि क्या लिखा गया है सॉल्यूशन में। तो कहते हैं सॉल्यूशन में देखिए एक बार, फ्रेंचाइजी राइट जो है वो मीट करता है क्राइटेरिया ऑफ द आपके पास में इंडेक्स 38 इंटेंजिबल एसेट की कंडीशन को। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया मीट, और इस तरीके से आप जो है इसे इंटेंजिबल एसेट इसे ट्रीट कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बट जो आपके पास में बेसिकली रॉयल्टी है वो PNL में जाएगी, क्योंकि वो डिपेंडेंट है ऑन सेल परसेंटेज। यहाँ पे लिखा है कि रॉयल्टी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल जो पे करी जा रही है वो PNL में जाएगी, चार्ज टू PNL। ठीक है, वो कोई फिक्स अमाउंट था ही नहीं, वो तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे ही डिपेंडेंट था रॉयल्टी, सेल पे। ठीक है, तो वो आपके पास में ठीक है। तो फ्रेंचाइजी इंटेंजिबल एसेट आएगा, और वैसे इसमें क्वेश्चन में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वरना मैंने जो कहा कि हमें इसे रिकग्नाइज करना होता है 10 साल के हिसाब से, अमोर्टाइजेशन करना होता है इसका। ठीक है, और अमोर्टाइजेशन के लिए आपको पता ही है 3 मेथड मैंने करवाई है, SLM हो गया, WDV हो गया, और यूनिट बेस्ड मेथड हो गया। और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो SLM के हिसाब से करते। ठीक है, और यूनिट की कोई इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि आपने फ्रेंचाइजी ली और उससे फ़ायदा होने वाला है यूनिट में, तो फिर यूनिट बेस हम लेते हैं। हमने अभी अभी लास्ट लेक्चर में उस पर बेस क्वेश्चन भी किया आपके पास में, इलस्ट्रेशन नंबर आई थिंक 12 था जो हमने किया, कि जहाँ पे हमने क्या किया था, टेक्निकल नो हाउ परचेज किया था, और जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन में इंक्रीज होने वाला था, एस्टिमेट हमने बनाया था, तो वो यूनिट बेस्ड मेथड था, क्लियरली बताया था क्वेश्चन ने। लेकिन ऐसी कोई चीज़ें नहीं है तो SLM पे बेसिस पे हम कर सकते हैं, और नोट भी लिखेंगे, ज़रूर लिखेंगे कि हमने एज्यूम किया है कि SLM बेसिस पे हम अमोर्टाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो वो पॉइंट हो गया। तो ये आपके पास में इसी के साथ पूरी के पूरे जितने भी आपके पास में ICA मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन आपके पास में वो मैंने कंप्लीट करवा दी है। अच्छा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कोई बाकी है वो मुझे पता नहीं, यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया, तो एक बार के लिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ, अगर ठीक है आपके पास में करवा दिया है तो भी, और नहीं करवाया तो एक बार के लिए देख लीजिए। कहते हैं एक्स लिमिटेड जो है वो बिजनेस कम्बिनेशन को यहाँ पे परचेज कर रहा है वाई लिमिटेड के, और ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है शुरुआती में जो कंसेप्ट पढ़ाया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 भी किया, वही क्वेश्चन है। देखिए एक बार, कहते हैं कि एक्स लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया किसको सर, वाई लिमिटेड को, और आपके पास में नेट एसेट जो है वाई लिमिटेड की वो 4 लाख रुपीज़ की है, तो नेट एसेट वर्ड यूज़ हुआ है तो नेट एसेट ही रखेंगे, सॉल्यूशन में भी नेट एसेट 4 लाख रुपीज़ दिखा देंगे, ख़त्म। ठीक है जी, और कहता है असेट एंड लाइबिलिटी कुछ नीचे भी आपको दे रखी है, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहता है वो है 1 लाख रुपीज़, इंटेंजिबल असेट है 20,000, इंटेंजिबल असेट 50,000 है। अगर वो खुद इंटेंजिबल असेट कह रहा है इसका मतलब है वो क्राइटेरिया आपके पास में मीट कर रहा है, वो आप एज ए इंटेंजिबल असेट दिखा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इससे रिलेटेड कुछ होगा तो वो आपको क्वेश्चन में बताएगा, ठीक है, बट कुछ भी नहीं बताए मतलब वो अलोएबल है, वो आपको बैलेंस शीट में दिखा देना है एज ए अलोएबल आपके पास में असेट। कैश इन बैंक है आपके पास में 1,30,000, वो तो ऑब्वियसली आपके पास में दिख जाएगा बैलेंस शीट में, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। आगे क्या कहा है, कहते हैं कुछ ट्रेड पेएबल भी है 50,000 रुपीज़ का, ओके। अब नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, कहते हैं फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है, इंटेंजिबल असेट 1, इंटेंजिबल असेट 2 वो अवेलेबल है, और कहता है कि ये फेयर मार्केट वैल्यू उनकी है। अच्छा, अगर आपने प्रॉपरली रिवीजन किया है इंडेक्स 38 का, तो मैंने कहीं ना कहीं आपको नोट्स में भी लिखा है और पढ़ाया भी है कि ऑलवेज जब आप अक्वायर कर रहे हैं बिजनेस को, तो ऑलवेज आपके पास में वो क्या होगा सर, नेट बेसिकली जो फेयर मार्केट वैल्यू है, ठीक है, उसी पे ही होगा अक्वायर। अगर फेयर मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में अलग से दी है और उसकी कॉस्ट अलग से दी है, तो फेयर मार्केट वैल्यू पे ही अक्वायर होगा, ये मैंने आपको लिखवाया नोट्स में।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि भाई इंटेंजिबल एसेट इतने की है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इतने का है, बट लास्ट में उसने क्या कहा, इसकी फेयर वैल्यू भी है, तो हमें फेयर वैल्यू ही कंसीडर करनी है। फेयर वैल्यू दिया है तो फिर वही लेना है। अगर नहीं दिया होता तो हम एज्यूम करते कि ये सारी फेयर वैल्यू है और उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर देते, जैसे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 में किया। लेकिन जब क्वेश्चन खुद कह रहा है कि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो दूसरी कुछ है और वो आपको दी है, तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू पे ही कैलकुलेट होगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे शॉर्ट में करवा देता हूँ। क्या होगा इसका सॉल्यूशन। अच्छा, सबसे पहले क्या आपको ये पता है कि नेट एसेट का मतलब क्या है। नेट एसेट वही 12th लेवल से पढ़ के आते हैं, फाउंडेशन में भी प्लस आपके पास में इंटर में भी। नेट एसेट, नेट एसेट का सिंपल सा मतलब मैं कहता हूँ कि आपके पास में असेट माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या किया इस बार, कहते हैं कि सर नेट एसेट आपके पास में टोटल 4 लाख रुपीज़ है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि नेट एसेट कितने का है सर, 4 लाख रुपीज़ का है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने सबसे पहले कहा कि सर नेट एसेट टोटल हमने कितना पे किया है, 4 लाख रुपीज़। ये पे किया है, क्वेश्चन ने कहा है वाई लिमिटेड को हमने पे किया है, कहते हैं परचेज इतने में किया है। देखिए वर्ड लिखा गया परचेज। ठीक है, तो कहते हैं हमने वाई लिमिटेड को कितने में परचेज कर लिया, 4 लाख रुपीज़ में। पूरी की पूरी नेट एसेट इसकी हमारे पास है। नेट एसेट मतलब असेट माइनस लाइबिलिटी। अब 4 लाख रुपीज़ में हमने पूरी की पूरी नेट एसेट परचेज कर ली। अब नेट एसेट की इन्फॉर्मेशन नीचे दे रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, नेट एसेट का यहाँ पे प्रॉपर अमाउंट निकालना है जो इन्फॉर्मेशन दिया है, और फिर उसे कंपेयर करेंगे। क्या ज़्यादा पेमेंट किया है तो गुडविल आएगा। ठीक है, तो एक बार के लिए ये जो हमने पेमेंट किया है 4 लाख रुपीज़ का, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे निकालेंगे नेट असेट, नेट असेट एज पर गिवन इंफॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से नेट एसेट निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि गुडविल हमें चेक करना पड़ेगा कि गुडविल है कि नहीं इसमें। ठीक है, तो जितनी भी अलोएबल एसेट है सारी के सारी हम इसके टोटल करेंगे, और उसमें से लाइबिलिटी आपको एक दी गई है तो वो माइनस कर देंगे। नेट एसेट का मतलब ही है ना असेट माइनस लाइबिलिटी, तो ये निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास में जल्दी से इसका कैलकुलेशन कर देता हूँ। कहते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंडेस 16 अलोएबल है, बिल्कुल अलोएबल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चेक तो हमें इंटेंजिबल एसेट में करना पड़ता है कि अलोएबल है कि या फिर नहीं। जहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खुद ही दे रहा है तो इंडेस 16 के हिसाब से बैलेंस शीट में दिखेगा अलोएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इंटेंजिबल एसेट आइए लिख देता हूँ सिर्फ और सिर्फ, वो 20,000 है। अलोएबल है, आंसर इज यस, अलोएबल है, कोई दिक्कत नहीं। एक गलती कर रहे हैं लेकिन मैं बाद में कहता हूँ। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट 1, हमारी एक गलती हो रही है यहाँ पे, लेकिन बाद में फिलहाल के लिए कहता है कि इंटेंजिबल एसेट 2 है, अलोएबल है, आंसर इज यस। अगर खुद कह रहा है कि वो इंटेंजिबल एसेट है तो हमें क्राइटेरिया चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 50,000। इसके बाद कैश एंड बैंक, ये तो ऑलरेडी एसेट ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कैश एंड बैंक आपके पास में CB 1,30,000। ठीक है, 1,30,000। और इसके बाद ट्रेड पेबल करके कुछ दिया था। ठीक है, 50,000 ट्रेड पेबल है, तो 50,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रेड पेबल। ये आपके पास में लाइबिलिटी है, माइनस होगा, तो ट्रेड पेबल है 50,000, लाइबिलिटी है माइनस होगा, तभी तो आपके पास में नेट असेट मिलेगा। तो ये हमने माइनस किया, तो जैसे ही माइनस करेंगे आपको क्या मिल जाएगा सर, नेट असेट, जिसकी कंपेरिजन हमें किससे करनी है, आपके पास में 4 लाख से, कि जो हमने पेमेंट कर दिया नेट असेट के बदले। अगर ज़्यादा पेमेंट किया है, 4 लाख ज़्यादा है, तो गुडविल निकल के आएगा। लेकिन सर आपने अभी अभी कहा कि गलती कर रहे, कौन सी, वही तो मैंने कहा कि सर लास्ट में, क्वेश्चन के लास्ट में आपको एक चीज़ दी गई है, फेयर मार्केट वैल्यू दूसरी है असेट की, और मैंने कहा था कि जब भी एक्वायर करो फेयर मार्केट वैल्यू पे ही होगा। अगर फेयर मार्केट वैल्यू नहीं दी गई है तो फिर जो अमाउंट है वही फेयर मार्केट वैल्यू है, बट यहाँ पे अलग से दे रहा है। कहता है कि सर जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है उसकी वैल्यू 1,50,000 है, इंटेंजिबल असेट 1 है वो 30,000 का है, और 2 जो है वो 70,000 का है, तो फिर वही लेना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे अगर आपने ये कैलकुलेशन कर दी तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये गलत है, आपके पास में मिटाना पड़ेगा।
और जो वैल्यू दी गई है फेयर मार्केट वैल्यू वह लेनी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का 1,50,000 बताया गया है। इंटेंजिबल एसेट 130,000 बताया गया, और 2 कितने का 50,000 बताया गया है। एक बार के लिए चेक कर लेते हैं। कहते हैं 70,000 है, 150, 30 और 70, तो कहते हैं 70,000 बताया गया। ठीक है, तो अब जो आंसर होगा वो नेट असेट माना जाएगा। ठीक है, तो ज़रा निकालिए 150 प्लस 30,000 प्लस 70,000 प्लस 1,30,000 और माइनस कर देंगे 50,000। ठीक है, तो ये आपके पास में 3,30,000 आ रहा है। कितना आ रहा है सर? 3,30,000। कहते हैं 3,30,000 का हमें असेट मिला है और हमने पेमेंट कितने का किया है सर? 4 लाख रुपीज़ का। ये अमाउंट जो एक्चुअल है और ये अमाउंट जो हमने पे किया है। तो कहते हैं एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ है, तो ये क्या होगा सर? ऑब्वियसली एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ है वो गुडविल होगा। ठीक है, तो कहते हैं गुडविल, कौन सी गुडविल है? अक्वायर्ड गुडविल, परचेज गुडविल। कहते हैं गुडविल इज इक्वल टू 4 लाख माइनस 3,30,000। ठीक है, तो 3,30,000 आपके पास में माइनस हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ है 70,000, वो क्या है सर? गुडविल के नाम से आपकी बैलेंस शीट में दिख जाएगा। आपके मतलब जिसने एक्वायर किया एक्स लिमिटेड, उसकी बैलेंस शीट में एज अ गुडविल आपके पास में कितने का दिखेगा? 70,000 परचेज गुडविल। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड तो वैसे भी नहीं आता। तो एक बार के लिए सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपके पास में सॉल्यूशन क्या कहा गया है, देखिए। कहते हैं कि सर असेट और लाइबिलिटी यहाँ पे इन्होंने निकाली है। ठीक है, ये असेट आपके पास में हो गया और यहाँ पे आपके पास में लाइबिलिटी हो गया। नेट असेट निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि इन्होंने कहा कि नेट असेट के बदले हमने 4 लाख रुपीज़ पे कर दिया, तो हमें चेक तो करना पड़ेगा कि नेट असेट का अमाउंट हो कितना रहा है, तभी तो पता चलेगा कि गुडविल है भी या फिर नहीं। इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया सर? नेट असेट का सही अमाउंट निकाल लिया। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया, गुडविल हो गया। ठीक है, गुडविल तो ये बाद में निकाल सकते हैं आप। ठीक है, ये तो आपको पास में बाद में ही निकलेगा। इन्होंने क्या किया सर? यहाँ पे गुडविल दिखा दिया और नोट में उसकी कैलकुलेशन कर दी। तो हमने जो प्रेजेंटेशन किया उसके हिसाब से भी करिए, पूरे नंबर मिलेंगे, और यहाँ पे दिया है उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो गुडविल इस तरीके से इन्होंने निकाला है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आंसर तो सेम ही आना है, 70,000 आपके पास, राइट। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने वैसे करवा दिया हो, पता नहीं है, नहीं करवाया तो हमने यहाँ पे ये कंप्लीट करवा दिया। बस क्वेश्चन नंबर 7 में इम्पोर्टेंट यही था कि जो आपने यहाँ पे अमाउंट ले लिया अगर गलती से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल असेट 1 और इंटेंजिबल असेट 2 का, तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में इसकी फेयर वैल्यू अलग से दी गई है, तो फिर आपको ये वही लेना था। ये बस इम्पोर्टेंट पॉइंट था इस टॉपिक का। ठीक है, चलिए, तो ये आपके पास में मेरे हिसाब से इंडेक्स 38 पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया। एक एक क्वेश्चन हमने करवा दिया है, तो इंडेक्स 38 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इंडेक्स 40 कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये इंडेक्स 16, 38, 40 और इंडेक्स 2 ये पूरी सीरीज़ में ही चलते हैं। ये नॉर्मली सभी जगह साथ में ही पढ़ाए जाते हैं, बस सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, वो बात अलग है कि कोई इंडेक्स 38 पहले पढ़ा है, कोई 16 पढ़ा है, कोई 2 पहले पढ़ा दे, वो ठीक है। बाकी सीक्वेंस में ही पढ़ाया जाता है, इसलिए क्योंकि ये सारे के सारे इंडेक्स में रेफरेंस जो है एक दूसरे का आता है। जैसे कि इंडेक्स 38 में आपने देखा 50% रेफरेंस जो है इंडेक्स 16 का ही आया है। तो वैसे ही अभी हम 40 भी पढ़ेंगे, 40 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपके पास। इसमें भी इंडेक्स 16, इंडेक्स आपके पास में 2 का रेफरेंस आएगा। ठीक है, 2 तो हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन वहाँ पे मैं जो भी आपके पास में रेफरेंस में पॉइंट होंगे वो बता दूंगा। ठीक है, तो इंडेक्स 40 हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद। चलिए,